दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव पे आपका स्वागत है। और आज के सेशन में बेटा हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना। इस टॉपिक को हम बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, मतलब हम रेस्पिरेशन के बारे में चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा। तो इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के कितने प्रकार होते हैं और अलग अलग जीवों में रेस्पिरेशन कैसे कैसे हो सकता है। इन सभी बातों पे इस सेशन में बेटा हम चर्चा करेंगे। तो सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा रेस्पिरेशन का और बेसिकली टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा और ऑल ओवर थिंग्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है ना। तो श्वसन क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं कि रेस्पिरेशन क्या है बेटा, तो रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एसिमुलेटेड फूड। ओके, रिलीज ऑफ एनर्जी, release of energy from assimilated food। assimilated food से, है ना, assimilated food से जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। ठीक है, assimilated का मतलब होता है स्वांगीकृत भोजन से, है ना। स्वांगीकृत भोजन से, स्वांगीकृत भोजन से निकलने वाली ऊर्जा को हम रेस्पिरेशन कहते हैं या फिर श्वसन कहते हैं। तो स्वांगीकृत भोजन से, स्वांगीकृत भोजन क्या है, जो भोजन कोशिका के अंदर अवशोषित होता है ना। जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है और जब कोशिका के अंदर अवशोषित हो जाता है तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं बेटा, स्वांगीकृत भोजन कहते हैं, एसिमिलेटेड फूड कहते हैं। तो इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो नाउ जो रेस्पिरेशन है, इट इज एन इनवॉलेंट्री कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंट्स ऑक्सीजन एंड बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो बेसिकली अगर हम बाहर से देखें तो बाहर से क्या देखने को मिलता है कि जो एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाता है और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। इसी को हम श्वसन कहते हैं। लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, अलग अलग आर्टरीज वेन से होते हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो एनर्जी बेसिकली रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। अगर हम श्वसन ना करें तो हमारा जो शरीर में जो ग्लूकोज है वो टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो एटीपी नहीं बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है, साइटोप्लाज्म में जो एटीपी बनती है वो बनेगी नहीं। तो बेसिकली जो बाद में जो पर्पस है बॉडी का कि रेस्पिरेशन करना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, टू प्रोड्यूस द एनर्जी, है ना। और ये एनर्जी का प्रोडक्शन कहां से होता है बेटा, एसिमुलेटेड फूड से, स्वांगीकृत भोजन से होता है ना। इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। जो रेस्पिरेशन है उसमें 3 बेसिक स्टेप्स हैं बेटा, 3 बेसिक स्टेप्स हैं। कौन कौन से अगर हम बात करें, इट टेक्स प्लेस इन 3 बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले क्या है कि हम कनेक्शन बनाते हैं एनवायरनमेंट से और बॉडी से। ठीक है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। ठीक है, तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में होता है, ये पहला स्टेप है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनवायरनमेंट और जो फेफड़े हैं इनके बीच में, इसे हम पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस पल्मोनरी, पल्मो मतलब होता है लंग्स, याद रखना। पल्मो का मतलब होता है लंग्स, याद रखेंगे बेटा। पल्मो शब्द जहां भी आ जाए यहाँ पे फेफड़े से संबंधित होता है। ठीक है, तो पल्मोलॉजी क्या है, पल्मोलॉजी इज द पढ़ाई ऑफ फेफड़ा। ठीक है, सो इट इज द स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स, है ना। फेफड़े की पढ़ाई को हम पल्मोलॉजी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हम ब्रीथिंग एक प्रोसेस पल्मोनरी वेंटिलेशन में देखने को मिलता है, जिसमें जो है इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। ब्रीथिंग है, जो श्वसन है, जो सांस लिया जाता है, इसी को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, याद रखेंगे। सांस लेने को ही, ब्रीथिंग को ही हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। तो जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ये फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में, इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन, है ना, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। तो इंस्पायरेशन क्या होता है, जब हवा अंदर जाती है, पूरी की पूरी हवा, जो भी हवा है, हवा में जो कुछ है सब कुछ अंदर जाना, और एक्सपायरेशन बाहर आना। तो ये जब लिंक बन रहा है, ये हवा का अंदर और बाहर किसके थ्रू है,
जब अंदर जा रही तो एनवायरनमेंट से अंदर जा रही है, बाहर जा रही तो लंग से बाहर निकल रही। तो जो ये लिंक है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लंग्स, है ना, या एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, दिस इज नोन एज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस विल बी द एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, इसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली श्वसन भी कहते हैं। नाउ पल्मोनरी रेस्पिरेशन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? अब मान लो जैसे ये एनवायरनमेंट है बेटा, दिस इज एनवायरनमेंट, है ना, ये एटमॉस्फेयर है ना, एनवायरनमेंट है बेटा, ठीक है। एनवायरनमेंट के बाद क्या है आपके पास? एनवायरनमेंट के बाद है फेफड़ा। एनवायरनमेंट से हवा कहाँ गई? फेफड़ों में, लंग्स में गई। फेफड़ों से फिर जो है वो ब्लड में गई, खून में, ब्लड कैपिलरीज में गई, ठीक है। तो जब बेटा जो रेस्पिरेशन है, जब रेस्पिरेशन एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में हो रहा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रीथिंग कह रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रीथिंग कह रहे हैं। जब रेस्पिरेशन लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा है, ब्लड कैपिलरी जो लंग्स के चारों तरफ है, एल्वियोलाई जो कूपिकाएं होती हैं फेफड़ों में उनके चारों तरफ है, तो इनको हम क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कह रहे हैं। और जब ब्लड और सेल, है ना, जब ये जब रेस्पिरेशन बेटा खून, क्योंकि ये जो ब्लड है वो पूरे शरीर में घूमेगा और सारी गैसेस को लेकर, जो ऑक्सीजन को लेकर कहाँ तक जाएगा? कोशिकाओं तक जाएगा, सेल्स तक जाएगा। तो जब ये सेल तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है, तो इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कह देते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कह देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब ब्लड और सेल्स के बीच में हो रही है तो इसे इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। चूंकि ये सेल तक पहुंचता है तो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का भी एक पार्ट आता है। तो ये चीज आपको समझनी है और देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, तो जब कोशिका के अंदर देखो, अब देखो ऑक्सीजन जो है, जो बेटा O2 है, वो कहाँ घुस चुकी है? सेल में घुस चुकी है। तो जैसी सेल में ऑक्सीजन जाती है तो सेल CO2 बाहर निकाल देता है, CO2 बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो सेल में जैसी ऑक्सीजन गई तो सेल के अंदर का जो ग्लूकोज, अब ये CO2 आएगा कहाँ से? ऐसा नहीं है ना हमारी बॉडी CO2 प्रोड्यूस करे, कहाँ से प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस कर रही है? तो जैसी ऑक्सीजन सेल में घुसा, इसके थ्रू, इस वाले रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। CO2 कैसे बना? ये O2 जो है वो C6H12O6 और O2 ये आपस में मिक्स होते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं। दिस इज द ग्लूकोज। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? CO2 बना देते हैं, थोड़ा सा पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, थोड़ा सा नहीं, एनर्जी बहुत हद तक बनती है ना। इट इज, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हो रही है तो 36 से 38 ATP बनती है, तो एनर्जी बन जाती है। तो इस CO2 का हमारे शरीर के लिए कोई काम नहीं है भैया। तो ये CO2 शरीर से बाहर निकल जाती है और ऐसे बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये सेल तक का प्रोसेस मैंने बताया। तो इस रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो जैसे हमने 3 देखे, है ना। एक तो हमने देखा ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो ब्रीथिंग है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट और फेफड़ों के बीच में हो रही है। ब्रीथिंग अकर्स बिटवीन द एनवायरनमेंट, है ना, ये एनवायरनमेंट और फेफड़ों के बीच में हो रही है। दिस इज नोन एज द ब्रीथिंग, है ना, इसको हम ब्रीथिंग कहेंगे, ठीक है। नाउ फेफड़े और जो ब्लड है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो एल्वियोलाई के चारों तरफ फैली हुई हैं, है ना, उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो ब्लड और सेल्स के बीच में होता है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन, ये सब नाम हम उसको देते हैं, ठीक है। तो जो अब देखो एनवायरनमेंट से O2 आएगी, ये O2 लेकर जाएगा, O2 ब्लड में गया, लंग से ब्लड में, फिर देन सेल तक पहुंच गया, ठीक है। सेल में एक रिएक्शन होगी। सेल में रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? C6H12O6। जैसी O2 पहुंचेगा, है ना, तुरंत ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या रिलीज करेंगे बेटा? CO2, पानी और एनर्जी। ये चीजें बेटा यहाँ पर रिलीज होंगी, ठीक है।
तो ये जो CO2 है ये हमारे शरीर के काम लायक नहीं है। फिर ये CO2 सेल से निकलता हुआ ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों से फिर कहाँ चला जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो जो रेस्पिरेशन याद रखेंगे बेटा, जो रेस्पिरेशन आपका एनवायरमेंट और फेफड़ों के बीच में हो रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन, या हम इसे नॉर्मल भाषा में ब्रीथिंग भी बोलते हैं, है ना, ब्रीथिंग भी बोलते हैं इसको हम, नॉर्मल भाषा में ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग फिर वही दो चीजों में डिवाइड है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अंदर सांस गया तो इंस्पायरेशन, बाहर निकल गया एनवायरनमेंट में तो एक्सपायरेशन। ठीक है, जो रेस्पिरेशन फेफड़ा और ब्लड के बीच में हो रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं उसे हम। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मो शब्द मतलब फेफड़े से संबंधित है, तो यहाँ भी फेफड़ा आ रहा है इस वाले में, और इस वाले में भी फेफड़ा, तो दोनों में पल्मोनरी शब्द है। या इसका एक और नाम है, हमने बताया अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हमने एक और नाम क्या बताया इसका, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने इसका नाम बताया। जो रेस्पिरेशन बेटा ब्लड और सेल्स के बीच में हो रहा है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये अलग अलग नाम है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन जब, सॉरी, इट इज नॉट द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंस प्रोसेस से चीजें होकर अंदर तक आती हैं, देन बाहर जाती हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपसे यही कहूँगा। सो नाउ टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट। चलो, तो चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होता है, जो श्वसन होता है बेटा, दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो श्वसन बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, जहाँ पे O2 प्रेजेंट होता है, उसे हम एरियोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जहाँ पे बेटा O2 एब्सेंट होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। आक्सीक रस श्वसन और अनाक्सीक रस श्वसन, ये दो नाम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरियोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो एरियोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना। तो हमारे अंदर जो है एरियोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अभी जो रिएक्शन बताई थी वही चीज यहाँ पर है। तो बेसिकली ग्लूकोज ऑक्सीजन है ना, ये एक बैलेंस रिएक्शन है बेटा। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, एनर्जी निकालते हैं। देख लेना कि एक ग्लूकोज के टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है, 2880 किलो जूल, है ना, ये एनर्जी प्रॉपर निकलती है जब एक ग्लूकोज यहाँ पर टूटता है। तो एक ग्लूकोज के टूटने से बेटा जो एनर्जी निकलती है वो 2830 किलो जूल जो होती है वो निकलती है। जो एरियोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, है ना, ये एरियोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अगर हम बॉडी में बात करें, अपनी एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में एरियोबिक ही रेस्पिरेशन होता है, आक्सीक रस श्वसन होता है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ पार्ट में कभी कभी एरियोबिक भी होता है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो अगर क्वेश्चन है सेलुलर लेवल पर एरियोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है ना, कोशिका के लेवल पर एरियोबिक रेस्पिरेशन, आक्सीक रस श्वसन कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो वो होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। तो अब देखो ये पाथवे है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाथवे जो हमारी बॉडी में भी होता है और अलग अलग जानवरों में भी होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, सिंपल ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल सबको पता है, C6H12O6 होता है। अब इस ग्लूकोज को बेटा जैसी ऑक्सीजन मिलता है, इस ग्लूकोज को भैया जैसी ऑक्सीजन मिला, थोड़ा मिला कम मिला जैसा भी मिला, ठीक है। तो पहले तो ग्लूकोज जो है, इसे देखो, पहले जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में, जैसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है, जैसे ये सेल है बेटा, दिस इज सेल। तो जो ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच का हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म
के अंतर्गत, है ना, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ये ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में टूट जाता है। जैसे ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, तो पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब इसका आधा कर दो, मतलब ये टूट जाएगा C3, H12 है तो यहाँ H6 हो जाएगा, O6 है तो O3 भी हो जाएगा। तो पाइरूवेट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो बेसिकली ये एक ग्लूकोज जो है वो 2 पाइरूवेट में टूट जाता है, ऐसे होता है। बैलेंस भी तो होना चाहिए मामला, ठीक है। तो जब ये टूटता है तो इसमें कुछ एनर्जी भी निकल जाती है। अब ये पाइरूवेट के अलग अलग पाथवे हैं, ठीक है। जैसे ये जो पाइरूवेट होता है इतना तो सब में कॉमन है। अब ईस्ट के अंदर जो श्वसन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, वहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ईस्ट वाला जो पार्ट है बेटा, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब ईस्ट के अंदर ये चीजें टूटती हैं तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी निकलती है। तो बेसिकली जो यहाँ पर एनर्जी बनती है, एक पाइरू मतलब ये पूरा एक ग्लूकोज के टूटने से वो 2 एटीपी बनती है। कहाँ कितना बनती है बेटा? 2 एटीपी यहाँ पर बनती है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमारे शरीर में भी मैंने बोला है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चीजें होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन होता है बहुत कम मात्रा में होता है, ऑक्सीजन की लैक होती है, कमी होती है। ये हमारे मसल सेल्स में देखने को मिलती है, मांसपेशियों में देखने को मिलती है। तो जब मांसपेशियों में ऐसा कब होता है कि जब हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, मांसपेशियों में दर्द, आपने पढ़ा होगा ना, मांसपेशियों में दर्द का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का बनना। तो ये लैक्टिक एसिड कब बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है मांसपेशियों। जैसे हम दौड़ते हैं, ज्यादा चलते हैं, ज्यादा खड़े रहते हैं, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है वहां पे मांसपेशियों में, और उससे दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उससे बहुत ज्यादा काम ले लिया है, वर्क ले लिया, उस हिसाब से उसे ऑक्सीजन नहीं मिली है, कम मिली है, तो वहां लैक्टिक एसिड, तो यहाँ भी एनर्जी मिलती है और यहाँ भी एनर्जी 2 एटीपी ही मिलती है। तो ये भी एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है। लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में चीजें होती है, और हमारी बॉडी में यही होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। और यहाँ पर जो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो 36 से लेकर 38 एटीपी बनती है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ही बनती है, लेकिन पूरे अगर हम एरियोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, पूरे अगर मैं सिंपल सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी होती है। लेकिन अगर पूरा एरियोबिक बात करूं, क्योंकि एरियोबिक में कुछ पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है, तो यहाँ पे 2 एटीपी बन जाती हैं। तो एरियोबिक में 36 से 38 एटीपी जो है बनती है। तो ये सारा जो कहानी है ग्लूकोज का पाथवे, हमने आपको समझा दिया बेटा। सो नाउ जो ऑर्गेनिज्म एरियोबिक रेस्पिरेशन को शो करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एरियोब्स कहते हैं, और ये ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। एरियोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का, इसमें भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है? जो एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी सेल्स विदाउट स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उन्हें हम डायरेक्ट कहते हैं। मतलब सीधा, मतलब जो एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन सीधा बॉडी में घुसा, बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला सीधा, कुछ भी बीच में फेफड़ा वफड़ा कुछ नहीं है, डायरेक्ट काम चल रहा है, डिफ्यूजन मेथड से, सिंपल डिफ्यूजन से चल रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहेंगे, डायरेक्ट एरियोबिक रेस्पिरेशन। जनरली छोटे जीवों में देखने को मिलता है, जैसे प्रोटिस्टा वगैरह में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? जैसे एरियोबिक बैक्टीरिया हो गए, है ना, प्रोटिस्टा हो गए, प्लांट्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ठीक है, सीलियंट्रेट्स हो गए, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, तो इन सब और बहुत सारे अर्थोपोड में भी ये देखने को बेटा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, प्लांट्स में भी डायरेक्ट ही रेस्पिरेशन है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में बेसिकली बिल्कुल सिस्टम होता है पूरा, एकदम फेफड़ा उफड़ा होता है, पहले हवा जाएगी नाक के रास्ते फेफड़े में एल्वेलाई होंगी, वहां से फिर ब्लड कैपिलरीज में, फिर हार्ट में जाएगा, पंप करेगा और फिर बॉडी में भेजेगा, पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसे हम इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कहेंगे। तो इनडायरेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जनरली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जो इन्वॉल्व्स स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे स्किन है, ब्यूकोफेरेंजियल है, लाइनिंग, गिल्स, लंग्स, और इन सब के जो हेल्प से जो रेस्पिरेशन हो रहा है, त्वचा के ब्यूकोफेरेंजियल का मतलब है बकल कैविटी, मतलब माउथ कैविटी, और फेरिंग्स, इनकी मदद से जो हो रहा है, फेफड़ा है, गिल्स है, इनकी मदद से जो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। तो ये इस आधार पर 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, जैसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, ब्यूकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है,
ब्रोंकियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये 4 नाम हैं। तो 4 प्रकार के इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होते हैं। बात अगर हम करें इन चारों की, तो इनके नाम से ही इनका टाइप पता लग जाएगा कि ये क्या होते हैं। जैसे क्यूटेनियस, जो क्यूटेनियस शब्द है ना, ये स्किन से संबंधित है। तो जहां पर रेस्पिरेशन त्वचा के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, उसे क्यूटेनियस कहते हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहाँ होता है, बस इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो बेसिकली एनिलीडा में होता है, ठीक है, ईल फिश में होता है, ईल फिश में होता है, ठीक है, ये मेन बता रहा हूँ। एम्फीबियंस में होता है, मैरीन स्नेक्स में होता है, मैरीन स्नेक्स में ये पाया जाता है, ठीक है। इट अकर्स बोथ इन वाटर एंड इन एयर, ठीक है। तो दिस इज ब्यूकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, जो बकल कैविटी, मतलब बकल कैविटी और फेरिंग्स की, बेसिकली फेरिंग्स जहाँ पे मेन पार्ट लेता है, यहाँ पे मुंह क्लोज रहता है, ठीक है, जो बकल कैविटी क्लोज रहती है, नाक के थ्रू हवा अंदर गई, और फेरिंग्स के थ्रू जहाँ रेस्पिरेशन है ना, उसे हम ब्यूकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें गिल्स का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, गिल्स वगैरह रहती हैं इसमें। तो ये जहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रॉग और टोड वगैरह में ये पाया जाता है, ठीक है, फ्रॉग और टोड में ये पाया जाता है, ठीक है भाई। तो जैसे मेढक बोलता है, उसका ये फूल जाता है, तो वो ब्यूकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करता है। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन जो है एनिलीडा में, है ना, मोलस्का में, कुछ इंसेक्ट लार्वा में, एकाइनोडर्मेटा में, तो ये यहाँ पर ये ब्रोंकियल रेस्पिरेशन होता है, जो ब्रोंकाई के थ्रू होता है, जैसे ट्रैकिया के थ्रू, इसमें फेफड़े वगैरह ना हो। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है, पल्मो शब्द आ गया तो फेफड़ा आ गया, तो फेफड़े से जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे अंदर होता है। जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब फेफड़ों द्वारा रेस्पिरेशन बेटा करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। एरियोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक की बात करें तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम एनारोबिक कहते हैं, है ना, अनुपस्थिति में होता है। और इसे हम फर्मेंटेशन भी कहेंगे, है ना। तो जो फर्मेंटेशन, जो किण्वन प्रक्रिया है जिससे हम सिरका बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भाई, ये सब एक तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इन दिस फूड इज partially oxidized, so only a part of energy, 5% is released and some of the energy remain trapped in the intermediate compound, ठीक है। तो इसमें पार्शियल ऑक्सीजन मिलने की वजह से भी क्या होता है कि एनर्जी कम बनती है। मैंने आपको पीछे बताया था 2 ही एटीपी यहाँ पर बनती हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो ये कहाँ पर होता है, पैरासिटिक वॉर्म्स में होता है, ईस्ट में होता है ना। बैक्टीरिया पैरासिटिक वॉर्म्स ईस्ट, है ना, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक वॉर्म्स मतलब एस्केरिस्टीनिया। तो ये यहाँ पर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सो it should be thin, large and moist. It should be completely permeable for CO2 and O2. Highly vascularity, मतलब rich blood supply. सरफेस एरिया ज्यादा होता है। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हेमोग्लोबिन। जस्ट अ मिनट। ओके, दिस लाइन। तो ये बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ अगर हमें एफिशिएंट गैस एक्सचेंज करना है तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो अगर हमें एफिशिएंट गैस एक्सचेंज करना है तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के अंदर। क्या क्या होनी चाहिए, वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है थिन, मोटी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, शुड बी कंप्लीटली परमेबल होने चाहिए, O2 और CO2 के लिए परमेबल होने चाहिए, O2 और CO2 को आने जाने दे, बाहर अंदर बाहर जाने आने दे। हाईली वस्कुलरिटी होनी चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, गैस उतना एब्जॉर्ब होगी शरीर के अंदर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना चाहिए, जैसे हेमोग्लोबिन है, CO2 वगैरह है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में आगे चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसका आप सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन से जो जानवर है, कौन सा जीव है, उसमें कौन प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, तो इसका आप सिंपल बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और बात बतानी है चलते चलते, एक और बात देख लो बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि एनारोबिक और एरियोबिक, इसमें अंतर क्या है, एनारोबिक और एरियोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो
एनारोबिक जो होता है ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है यहाँ पर, या पार्शियल ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है, O2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो है ज्यादा बनती है, एनर्जी यहाँ पर क्या होती है बेटा, ज्यादा बनती है, सॉरी कम बनती है, एनर्जी यहाँ पे कम बनती है। कितनी कम बनती है एनर्जी, यहाँ पे 2 ATP बनती है। ATP आर द पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पर बेटा, यहाँ पे जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये 36 से 38 ATP बनती है। तो यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है। और बात करें तो ये जो रेस्पिरेशन है एनारोबिक, ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका में साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ये जो रेस्पिरेशन है बेटा, ये जो रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब 99% जो है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कुछ हद तक साइटोप्लाज्म में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जितना होता है उससे 36 बनती है, और 2 ATP जो है वो कहाँ से आती है बेटा, साइटोप्लाज्म से आती है। अगर मैं बात करूं इसके बाय प्रोडक्ट की, बाय प्रोडक्ट मतलब रेस्पिरेशन होने के बाद क्या क्या चीजें निकलती हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें तो इसमें बेटा जो बाय प्रोडक्ट के नाम पर इसमें जो चीजें आती हैं, जैसे इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनता है, CO2 तो बनता ही है, और आपका लैक्टिक एसिड है ना, हमारे जो शरीर में बन रहा है लैक्टिक एसिड, तो ये इसके बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर इसके बाय प्रोडक्ट की बात की जाए, यहाँ पे अगर इसके बाय प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा सिंपल CO2 और पानी बन जाता है भैया, और कुछ नहीं बनता है, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। ये लोअर प्लांट एनिमल में पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट है एरियोबिक और एनारोबिक के डिफरेंस में। तो अगर आप इसको भी याद कर लोगे तो एरियोबिक एनारोबिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो ये चीजें आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में, और इसी के पार्ट 2 में, पार्ट 1 कराए, पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी आगे के लिए चीज़ों को फॉलो करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपनी तैयारी को इसी तरह से करते रहें। बाकी मिलते हैं। सो नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद दोस्तों।